शमसुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के तीसरे सुल्तान थे। ठीक है, ऐबक की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जब ये सुल्तान बनना चाहते हैं तो उससे पहले ही आराम सा क्या होता है कि सुल्तान बन जाता है, जिसको हरा करके 1211 में फाइनली शमसुद्दीन मोहम्मद इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा राजा बनता है। ठीक, इसने ही राजधानी को क्या किया था कि लाहौर से बदल करके दिल्ली किया था, स्थानांतरित कर दिया। अब देखिए कि गौरी के 3 गुलाम थे, आपको मालूम ही है, एक पहला ऐबक, दूसरा यालदौज और एक ख्वाजा। ठीक है, तो गौरी की मृत्यु के बाद क्या होता है कि ऐबक जिस जगह को यानी सुल्तान बने थे दिल्ली के, वो लोग भी उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसने जो किया था ना, यालदौज को भी हरा दिया था 1215 में तराइन में। ठीक, उसके बाद देखिए चंगेज खान, जियाउद्दीन मांगबरनी का नाम आप सुने होंगे, जो ख्वारिज में साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, चंगेज खान उनको खोज रहे थे, तो वो भारत में आ गए थे शरण लेने के लिए मांगबरनी, तो उसको शरण नहीं दिए थे, नहीं तो चंगेज खान भारत के अंदर में आक्रमण करता, और चंगेज खान भारत में आक्रमण करता तो हमको नहीं लगता है कि इल्तुतमिश उसका सामना कर सकता था उस समय में। ठीक है, तो उस आक्रमण से भी बचाया और दुश्मन को भी हरा दिया, दुश्मन से भी अपने जगह को कब्जा में ले लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि इसको वास्तविक संस्थापक का दर्जा दिया जाने लगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 1229 में इसके एक बेटे थे नसरुद्दीन, उनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, जो अवध के क्या थे कि गवर्नर भी थे और बंगाल के सूबेदार भी बने थे। रणथंभोर, शिवलिक, बंगाल, बिहार, इन सब पर इल्तुतमिश ने क्या किया था कि कब्जा किया था। ऐबक की मृत्यु के बाद ये क्षेत्र जो था और ये जो था, ये दोनों अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो 1229 से 30 के बीच में इसके ऊपर भी ये क्या कर लेते हैं कि लास्ट में कब्जा कर ही लेते हैं। अब देख लीजिए कि क्या कहा जा रहा है कि इनको अमीर शिकारा का भी ओहदा मिला था अपने समय में। ठीक, अमीर शिकारा का मतलब होता है कि जो राजा के शिकार वगैरह का व्यवस्था करते हैं उसको अमीर शिकारा कहते हैं। ठीक है, 1525 में इसने इक्ता भी व्यवस्था लाया था, इक्ता व्यवस्था 1225 में। ठीक है, इक्ता व्यवस्था। अब इक्ता व्यवस्था क्या होता है, तो इक्ता व्यवस्था मतलब कि आप जैसे कोई किसी के लिए काम करता है तो आज के दौर में हम क्या करते हैं, उसको पेमेंट कर देते हैं पैसा से। उस समय में क्या किया था इल्तुतमिश के जो बड़े बड़े इसके वफादार सब होते थे, उन सबको क्या करता था, काम लेने के बदले में या जैसे कोई ओहदा दिया करता था, जैसे इसी को ओहदा मिला हुआ था अमीर शिकारा का। ठीक है, तो ये भी किसी को दिया होगा ना इसी तरह से ओहदा बहुत सारा, तो ओहदा जो मिलता था तो उसका पेमेंट भी दिया जाएगा ना, वेतन, तो उसके बदले में ये क्या करते थे कि जमीन का एक हिस्सा ही उसको दे देते थे। ठीक है, किसी पर अपना फसल उगवाइए, काम करवाइए, और जो फसल आता है उसमें से आप ज़्यादा रख लीजिए, थोड़ा हमको भी दीजिए। इस तरह से क्या करते थे कि ये होता था। और इक्ता व्यवस्था में ये ना हो जाए कि उस क्षेत्र को लोग अपना ही मान ले। ठीक है, जैसे 4 साल 5 साल अगर कोई रह जाएगा एक ही जगह पर, तो उस पर अपना एक बॉन्डिंग बन जाएगा ना वहाँ के लोगों के साथ, तो वो बॉन्डिंग भी ना बन जाए, इसीलिए वो लोग क्या करते थे कि जितने भी इक्तादार होते थे सबको ट्रांसफ़र किया करते थे, साल भर में 6 महीना में 1 साल पे ट्रांसफ़र भी करते रहते थे। ठीक है, 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि देखिए इसका जो एक लायक बेटा था नसीरुद्दीन, उसकी मृत्यु ऑलरेडी हो गई थी। इसके बाद जो इसके बेटे थे वो उस काबिल नहीं थे, इसीलिए जब ये बीच बीच में अभियान पर जाया करते थे ना, तो सल्तनत की जिम्मेदारी जो है वो रजिया सुल्तान को दे करके जाते थे। ठीक है, रजिया सुल्तान को दे करके जाते थे, तो रजिया सुल्तान का बहुत तारीफ होता था साम्राज्य के अंदर में। तो ये क्या किए थे कि लिख करके दे करके गए थे कि मेरे मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान जो है यानी भारत को आगे, भारत के अंदर में साम्राज्य को अपना जो भी डिसीजन लेना होगा यानी सुल्तान, उसी को बनाया जाएगा। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में आपको कौन किस तरह से आता है और रजिया सुल्तान राजा बन पाती है, सुल्तान बन पाती है, नहीं बन पाती है, इन्हीं सब के बारे में हम क्या करेंगे कि डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ फेवर मी एंड डोंट फॉरगेट टू, थैंक्स अ लॉट।